हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है ऊतक। अंग्रेजी में कहते हैं टिश्यू। इससे पहले हम पहला अध्याय पढ़े हैं, जिसका नाम था जीवन की मौलिक इकाई। तो जो जीवन की मौलिक इकाई है वो होती है कोशिका, और यहाँ पर जो लेसन है वो है ऊतक। तो ये याद रखेंगे कि जो ऊतक होता है वो कोशिकाओं से ही बनता है। यानी जब जनन होता है तो पहली कोशिका युग्मनज बनती है, फिर उस कोशिका में समसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं, जिससे अनेक कोशिकाएं बनती जाती हैं। और जब बहुत सारी कोशिकाओं बन जाएंगी कोशिकाएं, तो इन्हीं कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनता है। ये एक ऊतक और ये कोशिकाएं। हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक कोशिकाओं के सम्मिलित रूप को ऊतक कहते हैं, या फिर ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक समान कोशिकाओं के सम्मिलित रूप से बनी संरचना को ऊतक कहते हैं। क्योंकि समसूत्री कोशिका विभाजन में जो भी कोशिकाएं होती हैं एक समान होती है, यानी उनके अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, देखने में समान होती है, उनके कार्य समान होते हैं। तो समान प्रकार की कोशिकाओं के संयोग से ऊतक का निर्माण होता है। यही कंडीशन पौधों में अप्लाई होती है, यही जंतुओं में। यानी हमारा शरीर जो है अनेक कोशिकाओं से ऊतक बने हैं, फिर ऊतकों से शरीर बना है। वैसे ही पौधे में होता है, अनेक ऊतक होते हैं, ऊतकों से उनका शरीर बनता है। तो इस अध्याय में हम दो बातें पढ़ेंगे, एक पादप ऊतक यानी पौधों के ऊतक, और एक जंतु ऊतक यानी जंतुओं का ऊतक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पौधों की, यानी पादप ऊतक। तो पादप ऊतक जो हैं उनको एक चार्ट वाइज बनाकर इसी में पूरा मैटर क्लियर करेंगे। यानी पादप ऊतक, तो पौधों का ऊतक जो है पादप, पादप यानी पौधा। तो जो पादप ऊतक होते हैं ये दो तरह के होते हैं, दो प्रकार के। पहला ऊतक होता है विभज्योतक या विभज्य ऊतक, यानी वे ऊतक जिनका विभाजन होता है वो विभज्योतक होते हैं। दूसरे स्थायी ऊतक, वे ऊतक जिनमें विभाजन नहीं होता है वो स्थायी ऊतक कहलाते हैं। अब जो विभज्योतक हैं ये तीन तरह के होते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक, ये पहला विभज्योतक है शीर्षस्थ विभज्योतक। फिर दूसरे की बात करें तो दूसरा है अंतर्विष्ट विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक। और तीसरे विभज्योतक की बात करें तो तीसरा विभज्योतक है पार्श्व विभज्योतक। ये तीन तरह के विभज्योतक होते हैं। ये जो तीनों विभज्योतक हैं इनमें कोशिका विभाजन की क्षमता होती है, यानी ये विभाजित होकर अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। जबकि जो स्थायी ऊतक उनका नाम ही स्थायी है, इनमें विभाजन नहीं होता है। और ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सरल ऊतक और होते हैं जटिल ऊतक। तो सरल ऊतक जिनकी संरचना सामान्य होती है एकदम, यानी कि इनमें एक ही तरह कोशिकाएं होती हैं। और जो जटिल ऊतक होते हैं इनमें कई तरह कोशिकाएं होती हैं, इसीलिए इनको जटिल बोला गया। तो जो सरल ऊतक हैं ये भी तीन तरह के होते हैं सरल ऊतक। इनमें से एक होता है मृदूतक, दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक, और फिर तीसरे की बात करते हैं, तीसरा होता है दृढ़ोतक। और जो जटिल ऊतक है ये दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं दारू, और इनका फेमस नाम अंग्रेजी वाला इसको बोलते हैं जाइलम, ये अंग्रेजी में जाइलम कहते हैं। और दूसरा है पोषवाह, अंग्रेजी में फ्लोएम कहते हैं, पर इनके अंग्रेजी नाम फेमस है पोषवाह या फ्लोएम। तो ये इतने दिख रहे हैं। तो पादप ऊतक यानी कि वे ऊतक जिनसे पौधों का शरीर मिलकर बना होता है,
वे पादप ऊतक कहलाते हैं। तो पादप ऊतक दो तरह के होते हैं, पहले हैं विभज्योतक, ऐसे ऊतक जिनमें विभाजन होता रहता है, वो विभज्योतक कहलाते हैं, यानी इनमें विभाजन की क्षमता होती है। स्थायी ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती है, यानी विभाजन नहीं होता है। बाकी जो ये स्थायी ऊतक हैं, ये इन्हीं विभज्योतकों से ही बने हैं, पर ये विशेष कार्यों के लिए होते हैं, इनके कार्य अलग है, उनके कार्य अलग है। तो पहले हम विभज्योतक की बात करते हैं, तो इनके अगर एक चित्र बना देते हैं, कहाँ बना दे, यहाँ बनाते हैं। जैसे एक पौधा है, मान लीजिए पेड़ है, ये धरती के नीचे का पोर्शन हम यहाँ पे जड़ का पोर्शन मान लेते हैं, तो ऊपर का पौधा है, सिंपल से समझने के लिए। तो यहाँ पे जो ये टिप पॉइंट है, यहाँ पे होते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक, यानी जड़ और तना के अंतिम बिंदु पर शीर्षस्थ विभज्योतक होते हैं। जो अंतर्विष्ट विभज्योतक होते हैं, वो होते हैं पत्तियों के आधार पर और पर्वसंधि। पर्वसंधि समझते होंगे, जैसे कि गन्ना होता है, ये बांस होता है, तो उनमें गांठ होती है, जैसे गन्ने में गांठ है, तो इस गांठ को कहते हैं पर्वसंधि। तो इन पर्वसंधियों पर और पत्तियों के आधार पर होते हैं अंतर्विष्ट विभज्योतक। और जो पार्श्व विभज्योतक है, ये अगल बगल यानी यहाँ पर इस एरिया में होते हैं पार्श्व विभज्योतक। तो ये तो हमने बता दिया कहाँ पे पाए जाते हैं, पर मेन बात है इनका काम। तो जैसा कि नाम है शीर्षस्थ विभज्योतक, यानी वे विभज्योतक जो जड़ तथा तने के शीर्ष भाग में पाया जाता है। अब तना की जड़ की बात करें, तो जड़ का जो शीर्ष भाग है नीचे वाला है, यानी जो जड़ की कुंडली है ये। और अगर तना की बात करें, तना ऊपर होता है, तो तना का जो ऊपरी पोर्शन है, का जो अंतिम भाग है, वो शीर्षस्थ विभज्योतक होता है। तो जड़ और तना के अंतिम भाग में शीर्षस्थ विभज्योतक पाए जाते हैं, और इनका कार्य होता है लंबाई बढ़ाना, यानी जड़ और तना की लंबाई यही लोग बढ़ाते हैं। फिर बात करते हैं अंतर्विष्ट विभज्योतक। तो जो अंतर्विष्ट विभज्योतक होते हैं, जैसे पत्ती है, तो पत्ती का जो आधार है यहाँ पर ये अंतर्विष्ट विभज्योतक पाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ पौधे होते हैं पर्वसंधि वाले और कुछ बिना पर्वसंधि वाले। जो पर्वसंधि वाले पौधे हैं, उनके पर्वसंधि पर यानी गांठ पर ये अंतर्विष्ट विभज्योतक पाए जाते हैं, और इनका भी काम होता है लंबाई बढ़ाना, यानी पौधे के भाग की लंबाई बढ़ती है। ये वाला पत्ती की लंबाई बढ़ाएगा, बाकी तना की लंबाई बढ़ाएगा, जड़ के भाग में है जड़ की लंबाई बढ़ाएगा। तो अंतर्विष्ट विभज्योतक भी लंबाई बढ़ाते हैं, शीर्षस्थ विभज्योतक भी लंबाई बढ़ाते हैं। बस ये जड़ तना की स्पेशली ये यहाँ पे होंगे, यानी जहाँ जैसे कि पत्ती को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, अगर तने में पर्वसंधियां है तने में बढ़ाएंगे, जड़ में पर्वसंधियां है जड़ के बढ़ाएंगे। ये तो हो गए लंबाई वाले। अब बात करते हैं मोटापा की। तो जो है पार्श्व, पार्श्व में होता है आमने सामने, तो जो अगल बगल में होती है ये पार्श्व विभज्योतक होती है, तो ये मोटाई या चौड़ाई बढ़ाती है। तो ये तीन तरह के विभज्योतक हो गए, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। अब हम बात करते हैं स्थायी ऊतकों की। ये जो स्थायी ऊतक हैं, इन्हीं विभज्योतकों से ही बने हैं, लेकिन ये स्थायी होते हैं, यानी इनमें आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, यानी ये विभाजन करके अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं। तो जो ये है, इनकी अगर हम बात करते हैं स्थायी ऊतकों की, तो स्थायी में एक प्रकार है सरल ऊतक। सरल ऊतक का मतलब वे ऊतक जो एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, सरल ऊतक कहलाते हैं। वे ऊतक जो अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जटिल ऊतक कहलाते हैं। तो सरल ऊतक में जितनी कोशिकाएं होंगी एक ही जैसी होंगी, यानी एक ही डिजाइन की होगी, और जटिल ऊतक में अलग अलग होंगे। तो पहले हम बात करेंगे सरल ऊतक की। तो सरल ऊतक की बात करना है, तो सरल ऊतक में पहला है मृदूतक, इसका नाम है मृद प्लस ऊतक। मृद यानी मृदु, कोमल। इसमें जो कोशिकाएं होती हैं बहुत ही कोमल होती है, जो मृदुतक इसे स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं, इसे मृदुतक होता है। तो ऐसे गोल गोल ये ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये ऊतक है, इसमें कोशिकाएं हैं। अब इनको देखिए हैं, एक कोशिकाएं सब एक जैसी हैं गोल गोल, इनको कहते हैं मृदुतक। अब इनके बीच में जो खाली जगह है, इनको कहते हैं अंतरावकाशी स्थान। तो बीच बीच में अंतरावकाशी स्थान होता है। तो मृदुतक ये होते हैं,
और बात करते हैं मृदुतक पाए कहाँ जाते हैं। जैसे कि हम कोई, जैसे सिंपल सी बात मान लें पौधा है, इसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे काटते हैं, तो काटने के बाद मान लें ऐसे दिखा, तो ऐसे दिखा तो किनारे होता है, उसको कहते हैं बाह्य त्वचा, अंग्रेजी में कहते हैं एपिडर्मिस। तो जो एपिडर्मिस होती है उसमें ये मृदुतक होते हैं। उसके बाद फिर इसके नीचे हल्काते हैं तो वल्कुट या कार्टेक्स दिखता है इस एरिया में, तो यहाँ पर भी ये मृदुतक होते हैं। तो ये क्लियर हो गई, जो सरल ऊतक में मृदुतक होते हैं ये बहुत ही कमजोर लचीले टाइप के होते हैं। इनकी कोशिकाएं जैसी होती है गोल टाइप की होती हैं, इनके बीच में अंतरावकाशी स्थान होते हैं और ये किनारे किनारे पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं स्थूल कोण ऊतक की। तो जो स्थूल कोण ऊतक होते हैं इनकी संरचना ऐसी होती है कि इनके बीच में अंतरावकाशी स्थान नहीं होता। जैसे कि बनाते हैं स्थूल कोण ऊतक, तो ऐसे दिखा दिया। अब इस तरह का संरचना दिखा देते हैं। ये अब इसमें क्या है, सभी जगह जो है भरी हुई है। अब इस यहाँ पे कहीं पे अंतरावकाशी स्थान नहीं दिखेगा। इनकी संरचना भी अलग तरह की है। तो स्थूल स्थूल कोण ऊतक होते हैं, ये भी यहीं पे कार्टेक्स में ही पाए जाते हैं, यानी कि जो नीचे का भाग था पहले बाह्य त्वचा होती है, फिर मध्य त्वचा होती है, तो अधः त्वचा जो है यहीं पर ये भी होते हैं। तो स्थूल कोण ऊतक हो गए। अब हम बात करते हैं दृढ़ ऊतक। तो दृढ़ ऊतक होते हैं। एक बात और, जो मृदु ऊतक हो गए, स्थूल कोण ऊतक होते हैं, ये जीवित होते हैं, इनके अंदर जीव द्रव्य होता है, तो ये जीवित कोशिकाओं से बने होते हैं। जबकि जो दृढ़ोतक है ये मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो जिसका नाम है दृढ़, दृढ़ यानी मजबूत सख्त, दृढ़ प्लस ऊतक, ऐसे ऊतक जो बहुत ही सख्त होते हैं, तो सख्त भागों में पाए जाते हैं। सख्त भाग का मतलब जैसे कि बीज का ऊपर छिलका सख्त, जैसे अखरोट का छिलका सख्त होता है, पेड़ की तना की बाहर की जो खाल होती है बहुत सख्त होती है, तो जो पौधे के सख्त भाग होते हैं वहां पर दृढ़ोतक पाते हैं। दृढ़ोतक क्या होता है, ऐसे दिखते हैं, तो दृढ़ोतक में क्या करते हैं, अंदर से इसकी परतों को मोटा कर देते हैं, ऐसे टाइप का। अब इनका नाम हो गया दृढ़ोतक। तो दृढ़ोतक याद रखेंगे, दृढ़ोतक पौधे के सख्त भागों में पाए जाते हैं और ये मृत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। तो अगर हम तीनों सरल ऊतकों की बात करें तो मृदुतक और स्थूल कोण ऊतक ऐसे ऊतक हैं जो कि जीवित कोशिकाओं से बने हैं, जबकि दृढ़ोतक मृत कोशिकाओं से बने। ये तो कोशिकाओं की बात करिए। अगर हम अंतराकाशी स्थान की बात करें तो मृदुतक में अंतराकाशी स्थान होता है, इसके अलावा स्थूल कोण ऊतक दृढ़ोतक में अंतराकाशी स्थान नहीं होता। तो सब अलग अलग होते हैं जो पौधे के अलग अलग भागों में पाए जाते हैं। तो ये हो गए सरल ऊतक। अब हम बात करते हैं जटिल ऊतक, और जिनको विशिष्ट ऊतक भी कहते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट यही होते हैं विशिष्ट ऊतक, स्पेशल ऊतक, जिनमें एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। अब इनको समझाने के लिए इस संरचना को मिटा देते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। विशिष्ट ऊतक, तो दारू और पोसवा। तो विशिष्ट ऊतक मतलब क्या हुआ, जटिल ऊतक वे ऊतक जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जटिल ऊतक कहलाते हैं, जिनमें से है जाइलम। अब पहले जाइलम की बात करें, एक तरफ बात करते हैं फ्लोएम की। तो जो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम का मुख्य कार्य होता है पृथ्वी में उपस्थित जल तथा खनिज लवण को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना, ये जाइलम का काम। फ्लोएम का काम, पत्तियों में खाना बनता है, तो पत्तियों से निर्मित कार्बनिक भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम का होता है। सिंपल सी बात ये कह लें कि जाइलम का काम है खाना परसना, और फ्लोएम जाइलम का काम है पानी परसना और फ्लोएम का काम है खाना परसना। तो पत्ती में जो खाना बना उसे पौधे के हर भाग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी फ्लोएम की होती है, और जमीन में जो पानी है उसे पौधे के हर भाग तक पहुंचाने की जिम्मेदारी जाइलम की होती है। तो ये इनके मेन काम हो गए। अब जाइलम फ्लोएम जो है ये दोनों मिलकर संवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संवहन तंत्र। अभी इससे पहले एक लेसन था वर्गीकरण, जो कि अब हटा दिया गया सिलेबस में। उस वर्गीकरण में बताया गया था से पौधों की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस किस प्रकार से पौधे आए हैं, फिर जंतुओं की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो उन्हीं में जो पौधों की उत्पत्ति थी उसमें कुछ पौधे थे अपुष्पोद्भिद, बिना फूल वाले,
फिर कुछ थे पुष्पोद्भिद। तो आप पुष्पोद्भिद में 3 तरह के पौधे थे, थैलोफाइटा पहले जो धरती पे आए थे, उसके बाद ब्रायोफाइटा आए थे, फिर टेरिडोफाइटा आए थे। तो जो टेरिडोफाइटा है वहीं से संवहन तंत्र की शुरुआत हुई, यानी थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के पौधों में जाइलम फ्लोएम नहीं होता। तो आप पुष्पोद्भिद में 3 थे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा यानी लास्ट वालों से संवहन तंत्र की शुरुआत हुई। फिर आते हैं पुष्पोद्भिद, फूल वाले पौधे। तो फूल वाले में अनावृत बीजी और आवृत बीजी। अनावृत बीजी यानी बिना छिलका वाले, यानी कुछ ऐसे पौधे थे जिनके बीज पर छिलका नहीं था, वो थे अनावृत बीजी। और फिर आवृत बीजी, जैसे जो दिख रहा है आम, नीम, जामुन जो भी दिख रहा है, ये सब आवृत बीजी हैं, इनके बीजों पर छिलका होता है। यानी जो क्रम है पौधों का, उसमें थैलोफाइटा पहले नंबर पे है, थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा, फिर तीसरा है टेरिडोफाइटा, चौथा है आवृत बीजी, तो अनावृत बीजी, और पांचवे हैं आवृत बीजी, आवृत बीजी। तो इनमें इन तीसरों से शुरुआत हुई टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजी, आवृत बीजी, इन सब में जाइलम फ्लोएम होते हैं। तो ये संवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो जाइलम फ्लोएम पहले बात कर लेते हैं, इसमें कौन कौन प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो जो जाइलम होता है ये 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, वहिनिकाएं, वाहिकाएं, फिर जाइलम मृदुतक, चौथा जाइलम रेशे। इन 4 प्रकार की कोशिकाओं से जाइलम बने होते हैं। अब फ्लोएम की बात तो जैसे हमने बताया ना कि अभी सरल में पढ़े थे, सरल में क्या था, एक ही तरह कोशिका सब बने थे। अब जाइलम क्या है, 4 तरह कोशिका से बना है। वैसे ही फ्लोएम भी 4 तरह कोशिका से बना है। इसमें चालिनी नलिकाएं, चालिनी नलिकाएं, दूसरा सखी कोशिकाएं, फिर तीसरा बात करते हैं फ्लोएम मृदुतक, फिर चौथे की बात करते हैं फ्लोएम रेशे, फ्लोएम रेशे। तो 4 तरह। तो जाइलम, वहिनिकाएं, वहिकाएं, जाइलम मृदुतक, जाइलम रेशे 4 प्रकार कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसीलिए जटिल ऊतक। फ्लोएम, चालिनी नलिकाएं, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम रेशे 4 प्रकार कोशिकाओं से मिलकर बना है, इसीलिए ये भी जटिल ऊतक। तो जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम का कार्य खनिज लवण तथा जल को पौधे के भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम का काम पत्तियों में बने भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं संवहन तंत्र की, तो जो जाइलम फ्लोएम होते हैं संवहन तंत्र में किस प्रकार दिखते हैं। संवहन तंत्र वैस्कुलर बंडल, ये संवहन पूल कहते हैं। तो जैसे ऐसे होता है संवहन तंत्र, इस प्रकार से पौधों में होता है। उसी में बीच में पीत होता है, यहीं पे से जाइलम इस प्रकार से ऐसे अरेंज में दिखा दिया, ये जाइलम दिख रहा है इस तरह। बाकी जो बची हुई एरिया है ये फ्लोएम, यानी जो संरचना होगी ये है जाइलम, और जो बाकी एरिया है ये है फ्लोएम। तो इस प्रकार से जब हम पौधों के जैसे डाल है, तना है, जड़ है, पत्ती है, उनको जब हम कट करते हैं, उनका सेक्शन काटते हैं, तो इस प्रकार से जाइलम फ्लोएम दिखते हैं। बाकी हर एक पौधे में अलग अलग संरचना होती है, यानी अलग अलग तरीके से होता है उनका सेटअप। कहीं पे इस तरह से होता है, कहीं पर अलग कोई तरीका, कहीं मान लो चंद्राकार स्टाइल में होंगे, कहीं अलग स्टाइल में, कहीं पट्टी की तरह होंगे। तो अलग अलग स्टाइल में होते हैं, लेकिन जाइलम फ्लोएम ऐसे सेट होते हैं। तो इस वीडियो में हमने ऊतक क्या होता है ये पढ़ा। ऊतक क्या है, अनेक कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं, फिर ऊतकों से पूरा शरीर बनता है। तो यहाँ पर हमने पादप ऊतक की बात की। तो पादप ऊतक 2 तरह के होते हैं, विभजोतक जिनका विभाजन हमेशा होता रहता है, संख्या बढ़ती रहती है, जो कि 3 तरह के हैं, जिनमें से है शीर्षस्थ विभजोतक, अंतर्विष्ट विभजोतक, और तीसरा नाम है पार्श्व विभजोतक। फिर जटिल ऊतक आए,
जो स्थायी ऊतक है, दो तरह के हैं, सरल ऊतक, जटिल ऊतक। सरल ऊतक के 3 प्रकार हैं, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। जटिल ऊतक के 2 प्रकार हैं, जाइलम फ्लोएम। इस प्रकार से ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे।